जब हम तैराकी करने निकलते हैं तो कई ऐसे उपकरण होते हैं जो इसमें बहुत मददगार होते हैं, आसानी से सीखने में तैराकी, डूबने से बचाने में और गोताखोरी करने में। इसी प्रकार जब हम एक भाषा सीखने निकलते हैं तो हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। उनकी मदद से हम तेज़ी से भाषा सीख सकते हैं। अंग्रेज़ी के लिए भी ऐसे कई टूल्स हैं जिन्हें संक्षेप में ELT कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टूल्स। इस लेसन में हम आपको इन टूल्स से परिचित कराएंगे। सबसे पहला उपकरण जो अंग्रेज़ी सीखने में मददगार होता है वह है एक डिक्शनरी, शब्दकोश। डिक्शनरियाँ कई तरह की आती हैं और उनमें बहुत फ़र्क होता है, क्वालिटी का, गुणवत्ता का। शुरुआती दौर में उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बहुत एक्सपेंसिव या कीमती डिक्शनरियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ छोटी छोटी डिक्शनरियाँ आती हैं जिनमें अंग्रेज़ी के शब्द रहते हैं और हिंदी में उनका अर्थ दिया रहता है। कुछ और बातें भी दी रहती हैं, हिंदी में उच्चारण भी दिया रहता है। ये डिक्शनरियाँ कुछ 30-40 रुपयों में आ जाती हैं, आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हैं। ऐसी कुछ डिक्शनरियाँ देखिए। लेकिन जो थोड़े अधिक गंभीर अध्येता हैं, अंग्रेज़ी सीखने वाले बच्चे हैं, युवक हैं, उनको सिर्फ इस डिक्शनरी से या इन जैसी छोटी डिक्शनरियों से संतोष नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि इससे एक स्तर ऊपर की डिक्शनरी ज़रूर खरीदनी चाहिए। डिक्शनरी लाइब्रेरी में नहीं पढ़ी जाती। डिक्शनरी अपने पास रखनी होती है, अपने घर में रखनी होती है और हमेशा रेफ़र करनी होती है। इससे ऊपर की कई डिक्शनरियाँ हैं, लेकिन जो अंग्रेज़ी को एक विदेशी भाषा के तौर पे सीखते हैं, द्वितीय भाषा के तौर पे सीखते हैं, सेकंड लैंग्वेज के तौर पे सीखते हैं, थर्ड लैंग्वेज के तौर पे सीखते हैं, उनके लिए अधिक उपयोगी डिक्शनरी वह होती है जो अंग्रेज़ी से अंग्रेज़ी में भी अर्थ दे और अंग्रेज़ी से हिंदी में भी अर्थ दे, हिंदी में भी उच्चारण बताए और अंग्रेज़ी फोनेटिक स्क्रिप्ट में भी उच्चारण बताए। इस प्रकार की डिक्शनरियाँ भी बाज़ार में अब आ गई हैं और ख़ास करके ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की डिक्शनरी है, इंग्लिश टू इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, यह सर्वाधिक उपयोगी डिक्शनरियों में से एक है। लेकिन इस डिक्शनरी में या ऐसी डिक्शनरियों में किसी अंग्रेज़ी शब्द का उच्चारण देवनागरी लिपि या हिंदी में भी दिया रहता है और साथ साथ अंग्रेज़ी फोनेटिक स्क्रिप्ट में भी। इसके प्रयोग के लिए वाक्य अंग्रेज़ी में भी दिए रहते हैं और अर्थ अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में बताया रहता है। इससे अधिक सुविधा होती है एक थोड़े गंभीर स्टूडेंट को। ये डिक्शनरी आप ज़रूर साथ रखें, लगभग 450-500 रुपयों में आती है यह डिक्शनरी। लेकिन जो और दूर तक अंग्रेज़ी में जाना चाहते हैं, उनके लिए जो सर्वोत्तम डिक्शनरियाँ हैं वो हैं एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की है, और इसी नाम से एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की डिक्शनरी भी आती है, एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। ओरिएंट लॉन्गमैन नाम की कंपनी है, उसने भी एक डिक्शनरी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश निकाली है जो इसी स्तर की डिक्शनरी मानी जाती है। इन तीनों में सर्वाधिक उपलब्धता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की डिक्शनरियों की रहती है और गुणवत्ता में भी वे आमतौर पर श्रेष्ठतर मानी जाती हैं। इसलिए अगर आप एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी रखेंगे और उनका प्रयोग सतत करते रहेंगे तो आप एक अधिक एडवांस स्टूडेंट बन सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। आपकी अंग्रेज़ी बेहतर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यूँ तो आमतौर पर सभी डिक्शनरियों में आज हर शब्द का उच्चारण दिया रहता है, या तो हिंदी भाषा में या इंग्लिश फोनेटिक स्क्रिप्ट में। लेकिन स्थानों के और व्यक्तियों के नाम अक्सर डिक्शनरियों में नहीं मिलते, उनके उच्चारण नहीं मिलते। दूसरी बात यह है कि जो इंग्लिश के हेडवर्ड्स हुआ करते हैं, मुख्य शब्द हुआ करते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स हुआ करते हैं, उनसे निकले हुए शब्द, जैसे सॉफ्ट से सॉफ्टनेस, सॉफ्ट से सॉफ्टली, एक बड़ी लंबी श्रृंखला होती है, बहुत सारे शब्द बनते हैं किसी मुख्य शब्द से। उन सबों का उच्चारण अक्सर आपको डिक्शनरियों में नहीं मिलेगा, मुख्य शब्द का तो मिल जाएगा।
इसलिए अगर सभी डेरिवेटिव्स का भी आपको उच्चारण सीखना है, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो उसके लिए आपको कोई अलग से प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी रखनी ज़रूरी होती है। ऐसी कई प्रोनाउंसिंग डिक्शनरियाँ बाज़ार में आया करती हैं। सबसे ज़्यादा चर्चित जो नाम है इसमें है, वह डैनियल जोन्स का है, उनकी प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, और आजकल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस छापती है उसको रखना वाजिब है, जो एक एडवांस लर्नर्स अंग्रेज़ी भाषा का है। इसके अलावा भी कई डिक्शनरियाँ आती हैं जो नेम्स एंड प्लेसेस पर विशेष रूप से ध्यान देकर उनके उच्चारण सिखाती हैं। अंग्रेज़ी एक बड़ी विचित्र सी भाषा है, लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। इसलिए अगर आपको पता नहीं है कि किसी नाम का उच्चारण क्या है, तो आप एकदम गलत दिशा में जा सकते हैं, गलत उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए उनके नाम के उच्चारण जानने भी बहुत ज़रूरी हैं, और वो आपको प्रोनाउंसिंग डिक्शनरीज में मिल जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, डिक्शनरियाँ आपको लिखकर बताएंगी उच्चारण क्या होता है, बोलकर तो बताती नहीं। वो बोलने वाली भाषा समझने और बोलने वाली भाषा सीखने के लिए सुनने का कोई विकल्प नहीं होता। आप सिर्फ पढ़कर अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, आपको सुनकर अंग्रेज़ी बोलनी होती है। उसके लिए आजकल बाज़ार में टॉकिंग डिक्शनरीज आया करती हैं, बोलने वाली डिक्शनरियाँ जो सीडी में आया करती हैं। आप किसी चीज़ को टाइप करेंगे, किसी शब्द को टाइप करेंगे उसमें, तो वो शब्द आ जाएगा, उसके साथ में एक स्पीकर छोटा सा बना रहता है, लाउड स्पीकर जैसा, फ़ोटो बनी रहती है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो बोल के बताएगा कि इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। Democracy. Democracy. Schedule. Schedule. Go. Go. और जिसके पास सीडी प्लेयर नहीं है, या जो और एडवांस्ड है, जिसके पास मोबाइल में इंटरनेट है या फिर कंप्यूटर में इंटरनेट है, आजकल ऑनलाइन डिक्शनरियाँ भी आती हैं जो आप किसी शब्द को टाइप करेंगे तो उसका अर्थ भी दिखाएंगी, और साथ साथ उसके सामने जो सिंबल बना रहेगा स्पीकर का, उसको दबाएंगे तो उसके उच्चारण भी सिखाएंगी आपको, और अमेरिकन उच्चारण भी बताएंगी और ब्रिटिश उच्चारण भी बताएंगी। तो आप अपने मोबाइल में, जिसमें इंटरनेट हो, समझ लीजिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन डिक्शनरियाँ कैरी कर सकते हैं और हमेशा सुन सकते हैं कि किस शब्द का उच्चारण सटीक क्या होता है। उसके अलावा जो सर्वोत्तम तरीका है अंग्रेज़ी बोलने का, अंग्रेज़ी बोलने की कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने का, समझदारी विकसित करने का, अंग्रेज़ी की समझदारी, बोली हुई भाषा को समझने का जो उद्यम है, वो है BBC को सुनना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की न्यूज़ बुलेटिन्स को सुनना। Former Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto has arrived home after 8 years in exile. Her plane touched down in Karachi airport to a welcome from thousands of supporters, but there were also a lot of troops and police out in force because of threats to disrupt the occasion by militants opposed to her. She said it was an emotional homecoming. और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है वो है ऑल इंडिया रेडियो की अंग्रेजी न्यूज़ बुलेटिन और दूरदर्शन की न्यूज़ बुलेटिन्स। With better infrastructure and soaring income levels, the travel and tourism sector in the country is expected to employ about 7 million more people than the IT sector over the next 10 years. Revolutionary growth witnessed in the sector is leading to the creation of new jobs.
आप ये जान लीजिए कि अंग्रेजी करोड़ों लोगों के द्वारा हिंदुस्तान में बोली जाती है, इसलिए इंडियन इंग्लिश को एक अलग मान्यता मिल चुकी है। इसके उच्चारण थोड़े अलग होते हैं, इसकी ध्वनियां थोड़ी अलग होती हैं ब्रिटिश और अमेरिकन उच्चारण से, और उनको मान्यता मिल गई है। अंग्रेजी की विशेषता और सौंदर्य इसका यही है कि यह एक बहुत बहती हुई भाषा है, ठहरी हुई भाषा नहीं है। दुनिया भर में इसका प्रयोग करोड़ों लोग कर रहे हैं, और जो प्रयोग वो करते हैं उसको अंत में जो वैयाकरण हैं, जो भाषाविद हैं, मान्यता दे देते हैं। जैसे DATA का उच्चारण हमेशा से डेटा डेटा ऐसा रहा है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी तो उसमें DATA का उच्चारण आपको डेटा के अलावा डाटा भी मिलेगा, क्योंकि करोड़ों लोग डाटा कहते हैं उसको। यूसेज में आ गया है, प्रयोग में आ गया है, तो उसको मान्यता मिल गई है। इसलिए यह ना समझिए कि अंग्रेजी, मानक अंग्रेजी जो हिंदुस्तान की है वो आप नहीं बोल सकते, वही बोलना उचित है हिंदुस्तान में। इसलिए ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज बुलेटिन सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। हो सकता है वो ग्रामर नहीं बोलें, ग्रामर बोलें, लेकिन ग्रामर हिंदुस्तान में चलता है और यही चलता है। ग्रामर नहीं चलता हिंदुस्तानी अंग्रेजी में। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि GRAMMAR का जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है वो ग्रामर नहीं है, ग्रामर है। तो वो भी जाने और ग्रामर भी जाने। हिंदुस्तान में बातें करें तो ग्रामर कह सकते हैं, अगर वहां किसी से बात कर रहे हो तो ग्रामर कहना उचित नहीं होगा, ग्रामर कहना उचित होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के अंग्रेजी न्यूज बुलेटिन को एक अंग्रेजी सीखने के स्रोत के तौर पर लें और उसका सम्मानपूर्वक ग्रहण करें और वह बोलें, वह मानक हिंदुस्तानी अंग्रेजी है। साथ साथ आप BBC जरूर सुनें, क्योंकि BBC विश्व की मानक अंग्रेजी का एक जीता जागता नमूना है, वही मानदंड है आज विश्व का। लेकिन आपको जब नौकरी अमेरिका में करनी होगी या अमेरिकन कंपनियों में करनी होगी और आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो उस वक्त उस अमेरिकन को बड़ी खुशी होगी अगर आप शेड्यूल को शेड्यूल नहीं कह के स्केड्यूल कहेंगे, उसको अपनापन लगेगा। आप र को साइलेंट नहीं रखेंगे अंग्रेजों की तरह। तो ये कुछ बातें हैं जो समझने की ज़रूरत है, इसलिए BBC भी देखें, दूरदर्शन की अंग्रेजी न्यूज़ बुलेटिन भी ऑथेंटिक मानी जाएगी, उसे भी देखें हिंदुस्तानी अंग्रेजी के लिए, और CNN TV पर या वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो पर ज़रूर सुनें। अंग्रेजी ध्वनियों के अभ्यास के लिए कुछ कोर्सेज आती हैं, ऑडियो आया करती हैं, उसमें से ब्रिटिश काउंसिल की बहुत सारी हैं, लिंगुआ फोन की हैं, एक JD ओकॉनर्स प्रोफेसर हैं, उनकी किताब आती है बेटर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। इस किताब को पढ़कर और उसके बाद वो CD या कैसेट सुनकर आपकी समझदारी बहुत बढ़ जाएगी अंग्रेजी ध्वनियों के विषय में, और आप अधिक करीब पहुंच पाएंगे जो मूल ध्वनियाँ हैं उनके, कहाँ से बोलते हैं, कैसे जिह्वा रखते हैं, कैसे जीभ कहाँ लगाते हैं, दांत कहाँ रखते हैं, ये सारी चीज़ें बता के समझाते हैं और फिर सुनाते हैं आपको उन ध्वनियों को। तो JD ओकॉनर्स की किताब भी बहुत लोकप्रिय है दुनिया भर में, इसको पढ़ना बहुत वाजिब है, उसकी CD सुनना बहुत वाजिब है। अंग्रेज़ी शुद्ध लिखने के लिए एक बहुत अच्छा स्रोत है आपको सिखाने वाला, या इंग्लिश लैंग्वेज टूल है, वो है ग्रामर की पुस्तकें। नेस्फील्ड की पुस्तकों को ग्रामर में सबसे अधिक आदर दिया जाता था पहले, साथ साथ एक रेन मार्टिन की किताब हुआ करती थी। आज नेस्फील्ड की किताबें उपलब्ध बहुत नहीं हैं, उनका अपडेट उपलब्ध नहीं हो पाया है बहुत, लेकिन रेन एंड मार्टिन अभी भी मार्केट में काफ़ी मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ग्रामर की किताबें हैं जो आप देख सकते हैं, अच्छी किताबें हैं। आपके क्षेत्र में जो किताब अच्छी मिलती हो उसे चुनें और उससे ग्रामर ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि बिना ग्रामर के आप अपनी भाषा को परिष्कृत नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक व्याकरण के नियमों का सवाल है, आजकल व्याकरण पे जोर नहीं देते, इसलिए अंग्रेज़ी कमज़ोर हो गई है लोगों की। बहुत आसान चीज़ है ग्रामर, हम आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होती है। इसके जानने से बहुत ही क्रमशः आप देखेंगे आपकी भाषा परिष्कृत होती चली जाएगी, क्योंकि भाषा अगर नियमों के अनुकूल नहीं रहेगी तो फिर वो उसको बहुत अप्रिशिएट नहीं करते। कोई भी बड़ा लेखक ऐसा नहीं हुआ है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इंग्लिश लिखता हो। लेकिन जैसा कि हमने बताया, अंग्रेज़ी एक बहती हुई भाषा है,
दुनिया में करोड़ों लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं और इसे समृद्ध कर रहे हैं। इसलिए अंग्रेजी में व्याकरण के अलावा यूसेज का बड़ा महत्व है। नए नए प्रयोगों को तवज्जो दी जाती है। संस्कृत में ये नहीं होता है। संस्कृत एक ठहरी हुई भाषा है, स्थिर भाषा है, बहुत अनुशासित भाषा है। उसके दायरे बहुत बंधे हुए हैं, उससे आप हट नहीं सकते। अगर हटेंगे तो इसका बहुत पुरजोर विरोध होता है। व्याकरण के विरुद्ध नहीं जा सकते। इसकी सीमाएं बहुत परिभाषित हैं, इसलिए यह भाषा विकसित नहीं हो पा रही है। लेकिन अंग्रेजी एक बहुत ही विकासमान भाषा है। जैसा कि मैंने बताया आपको, DATA को पहले डेटा कहते थे और अब डाटा भी कहते हैं। वो मान्य हो गया है प्रयोग। उसी प्रकार से लिखित भाषा में भी कई प्रयोग आते रहते हैं जो मान्य हो जाते हैं, उन्हें यूसेज कहते हैं। इस पर भी किताबें अलग से आई हुई हैं, बहुत सारी अंग्रेजी में बहुत सुंदर किताबें आई हैं। कौन सा प्रयोग ठीक माना जाए, जिस पर व्याकरण की पुस्तकों में आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा। जैसे 1 किलोमीटर, ये तो ठीक है। 2 किलोमीटर्स, ये भी ठीक है। लेकिन 1.5 क्या होगा? किलोमीटर होगा या किलोमीटर्स होगा? इसका कहाँ से आपको मार्गदर्शन मिलेगा? ये यूसेज की किताबों से मिलेगा। मिस्टर लिखना है तो MR के बाद डॉट देना कि नहीं देना है, इसका आपको मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? ये आपकी यूसेज की किताबों से मिलेगा। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर आपको व्याकरण की पारंपरिक किताबों में कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यूसेज की किताबों में मिलेगा। और ऐसी किताबें कई उपलब्ध हैं बाज़ार में, जो आप मंगवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट से मंगवा लीजिए, अमेज़ॉन से मंगवा लीजिए, पुस्तक भंडार से मंगा लीजिए, लेकिन रखिए ज़रूर। सबसे पहली किताब, जो सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखी गई इस दिशा में, वो थी फाउलर्स की मॉडर्न इंग्लिश यूसेज। फाउलर्स की मॉडर्न इंग्लिश यूसेज मोटी किताब है और बहुत अच्छी किताब है, एक लैंडमार्क है वो। अब हम उससे आगे बढ़ गए हैं, अंग्रेज़ी उससे आगे बढ़ गई है थोड़ी, फिर भी अभी भी वो बहुत आदर की दृष्टि से किताब देखी जाती है, उसे ज़रूर रखें। और उसके बाद माइकल सॉन ने बहुत काम किया है इसमें कई किताबें आई हैं। एक तो बेसिक इंग्लिश यूसेज, एक करंट इंग्लिश यूसेज और एक प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज। FT वुड ने कंट्रीब्यूट किया इसमें बहुत अच्छा, माइकल सॉन ने किया। इन लोगों ने उन प्रयोगों को निकाल के छांट के रखा जो व्याकरण की किताबें जिस पर साइलेंट रहा करती हैं अक्सर। तो एक तरफ व्याकरण की किताबें पारंपरिक भाषा के नियम जानने के लिए, और दूसरी ओर बहती हुई भाषा, इसमें जो नए नए प्रयोग बन रहे हैं, जो प्रयोग बन बिगड़ रहे हैं, जिनको मान्यता मिल रही है, उनको समझने के लिए ये यूसेज वाली किताबें ये एक बहुत अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज टूल मानते हैं इसको। इन सबों के अलावा अंग्रेज़ी सीखने में कुछ और तरह की पुस्तकें भी मददगार हो सकती हैं, जिनमें मुख्य हैं हिंदी से अंग्रेज़ी अनुवाद या ट्रांसलेशन सिखाने वाली पुस्तकें। एक पुरानी पुस्तक है श्री सकल सिन्हा की परफेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। यह पुस्तक आज भी उपलब्ध है और आज भी उतनी ही उपयोगी है, लेकिन इसके अलावा भी कई अच्छी पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हैं। जब आप अंग्रेज़ी लिखने बैठेंगे उस वक्त आपके दिमाग में हिंदी के कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनके लिए आपके पास अंग्रेज़ी शब्द नहीं होंगे। उस वक्त आपके लिए सबसे उपयोगी डिक्शनरी वह होगी जो आपको हिंदी शब्दों के समानार्थक उपयुक्त अंग्रेज़ी शब्द दे सके, यानी एक हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी। ऐसी डिक्शनरीज भी कई आती हैं। एक अच्छी डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। आप जब अंग्रेज़ी लिखने की शुरुआत करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही प्रकार के अर्थ वाले कई अंग्रेज़ी शब्द होते हैं। उनमें से कौन सा शब्द संदर्भ के लिए सबसे उचित शब्द है और किस शब्द का प्रयोग करना सबसे उचित होगा, यह आप जानना चाहेंगे। इसके लिए जो डिक्शनरी आती है उसे थिसॉरस कहते हैं। इसमें एक शब्द के सामने उसी से मिलते जुलते अर्थ वाले कई शब्द दिए रहते हैं। इन शब्दों का अर्थ और प्रयोग किसी अच्छी डिक्शनरी में देखकर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन अपने संदर्भ के लिए करने में आपको सुविधा होगी। इसलिए एक थिसॉरस भी अपने पास रखना बहुत अच्छा होगा। थिसॉरस छोटे बड़े कई तरह के होते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार उनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं।
अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग अंग्रेजी सीखने वालों का जीवन बड़ा दूभर कर देती है। स्पेलिंग पर आपका अधिकार बेहतर करने वाली कई पुस्तकें बाजार में हैं, जिन्हें भी जरूर देखना और रखना चाहिए। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन या अंग्रेजी में वार्तालाप करने की इच्छा रखने वालों के लिए कुछ ऐसी पुस्तकें भी आती हैं जो ऐसी परिस्थितियों से संबंधित कुछ वाक्य आपको देती हैं जिन परिस्थितियों या सिचुएशन से आपका वास्ता अक्सर पड़ता रहता है, जैसे किसी दोस्त से मुलाकात होने पर, किसी दुकान में खरीदारी करते वक्त, रास्ता पूछते वक्त, बस स्टैंड में बसों के बारे में जानकारी लेते वक्त या एयरपोर्ट पर चेक इन करते वक्त। ऐसी किताबें खरीदते वक्त इसका ध्यान रहे कि वह अंग्रेजी के एक अच्छे जानकार द्वारा लिखी गई हो या एक नामी और स्तरीय प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई हो। बेहतर हो कि यह अंग्रेज लेखक द्वारा लिखी गई हो। इन्हीं बातों के साथ हम इस अध्याय का अंत करते हैं। आपको एक बार फिर आग्रह करते हुए कि जिन ELTs की बात हमने की, इंग्लिश लैंग्वेज टूल्स की बात हमने की, उनको ज़रूर अपने पास रखिए। अगर आप रखेंगे, उनका प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आप बहुत जल्दी और तेज़ी से अंग्रेज़ी सीखने की ओर बढ़ेंगे और अच्छी अंग्रेज़ी सीखने की ओर बढ़ेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ भारतीयों की अंग्रेज़ी इतनी अच्छी होती है लिखने में और बोलने में कि अंग्रेज़ लेखक हैरान रहते हैं, अंग्रेज़ हैरान रहते हैं कि इतनी अच्छी भाषा कैसे बोल सकते हैं ये अंग्रेज़ी भाषा। हम आशा करते हैं कि आप भी एक दिन वैसी भाषा बोल पाएंगे और लिख पाएंगे।